बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर जाहिद महमूद फिर से आपकी खिदमत में एक दफ़ा हाजिर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने लगे हैं रिएक्शन काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर है, दैट इज़ अबाउट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड आर्हीनियस इक्वेशन टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बट ये आपने कंप्लीट थारोली देख लेना, क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों से इंटरेक्शन जब हुआ तो मोस्टली आपको ये जो ख़ास तौर पे आर्हीनियस इक्वेशन है ना, इससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, उसमें इश्यूज आ रहे थे। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपके वो सारे जो डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगी होपफुली। खुश रहें, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे आपकी दुआएं ही चाहिए बस। और बच्चों, आपने ना बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अच्छी इंटेंशंस के साथ, नेक नीयती के साथ काम करना है, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। तो बच्चों, बात होनी थी आज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बड़ा जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है ना, इसको EA या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी कहलाती है, EA से रिप्रेजेंट करते हैं। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कई तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। नंबर 1, बच्चों, पहले इसको डिफ़ाइन करने के लिए कहते हैं कि इट इज़ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन, रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इससे ज़्यादा भी हो तो रिएक्शन होगा, लेकिन अगर इससे कम हो तो रिएक्शन नहीं हो सकेगा। नंबर 2, बच्चों, दूसरी बात इसमें ये है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। वो एनर्जी जो एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए चाहिए होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अच्छा, अब जो इफेक्टिव कोलिजन है, ये क्या होता है बच्चों? इसमें आप यूँ समझ लें, इफेक्टिव कोलिजन वो होते हैं जिनके रिजल्ट में, इफेक्टिव कोलिजन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी ये वो कोलिजन्स हैं जिनके रिजल्ट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इफेक्टिव कोलिजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब कंडीशन अगर मैं बात करूं कि एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमें कंडीशंस क्या चाहिए, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। अभी 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस आर नीडेड, 2 कंडीशंस आर नीडेड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। कोई बच्चा बता सकता है कौन सी हैं? एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए कौन सी 2 कंडीशंस हैं? 2 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। बेटा, वो 2 कंडीशन ये थी कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी। मॉलिक्यूल्स के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। कितनी? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और मोर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या उससे भी ज़्यादा, ताकि वो कोलिजन उनके फ्रूटफुल हों। नंबर 2, एक तो प्रॉपर एनर्जी आ गई, बट दूसरी पॉइंट उसमें, दूसरा बात उसमें ये लिखना था कि उसमें मॉलिक्यूल्स के पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, सो दैट प्रीवियस बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन। ये एक ऐसी डायरेक्शन से कोलाइड करें, एक ऐसी ओरिएंटेशन से कोलाइड करें जिसमें उनके मैक्सिमम या सारे मॉलिक्यूल्स, जिसमें उनके मैक्सिमम एटम्स या सारे एटम्स कोलिजन में इन्वॉल्व हुए हों। ठीक है ना? अगर आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है A2 B2 के साथ, और ये 2AB बना रहे हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आपने देखना है कि ओरिएंटेशन कौन सी प्रॉपर है और कौन सी प्रॉपर नहीं है। बच्चा, मैं आपको यूँ बना के दिखा देता हूँ। ये है, थोड़ा विजुलाइज हो जाएगा। ये है A2 और ये कोलाइड कर रहा है B2 के साथ इस तरह, यानी ये मॉलिक्यूल डायटोमिक और यूं कोलाइड कर रहे हैं। अब आप बताएं कि जब ये कोलाइड करते तो इनके क्या हर एटम ने इंटरेक्ट करना था या कोलाइड करना था?
बट इसमें तो सिर्फ ये दो एटम आपस में सामने सामने कोलाइड कर रहे हैं ना, यानी इसमें होगा ये कि एक और ये दूसरा कोलिजन इन दो एटम्स का आपस में हुआ है, तो बॉन्ड तो फिर ये ब्रेक ही नहीं हो रहा, क्योंकि उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, उस पर उतनी एनर्जी नहीं लग रही कि जिससे वो बॉन्ड ब्रेक किया जा सके। सो दिस ओरिएंटेशन वाज नॉट प्रॉपर, इट इज़ नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्यों? क्योंकि सारे एटम्स या मैक्सिमम एटम्स कोलिजन में इन्वॉल्व नहीं हुए, जिसके रिजल्ट में बॉन्ड केमिकल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। अच्छा, अब आप देखें कि इसका अल्टरनेटिव फिर क्या हो सकता था। अल्टरनेटिव ये हो सकता था कि A2 इस तरह होता इस ओरिएंटेशन में, ठीक है जी, और B2 यूँ होता, यानी हॉरिजॉन्टल की जगह पे ये वर्टिकल अगर आपस में यूँ आते, हेड टू हेड, हेड ऑन कोलिजन करते। बट इसमें देखें कि ये एटम इसके साथ कोलाइड करेगा, ये एटम इसके साथ कोलाइड करेगा, हर एटम कोलिजन में इन्वॉल्व हो गया, इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा, और उस ज़्यादा इम्पैक्ट का मतलब ये होगा कि अब जो बॉन्ड है ना, केमिकल बॉन्ड, इसको ब्रेक करना इजी हो जाएगा। मैं बना के दिखा देता हूँ, ये स्टेट बनी, और आपको पता है ये इस स्टेट को क्या कहते हैं, जब आपके प्रीवियस बॉन्ड, आपके तो नहीं ज़ाहिर है मॉलिक्यूल्स के हैं बट जब मॉलिक्यूल्स के प्रीवियस बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाए, उनको भी डॉटेड लाइन से लिखना चाहिए, प्रीवियस बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होना शुरू हो जाएं, दिस स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली होगा क्या, बड़ा फाइनली अगर इसने फॉरवर्ड जाना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो होना क्या था कि जो प्रीवियस बॉन्ड है ना, ये वाले, ये ब्रेक हो जाने और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाने। ये अब A2 है और ये B2 है, लेकिन अब आगे जाके क्या हो रहा है, चलिए यूँ बनाते हैं, आगे जाके ये हो रहा है कि ये एक और ये दो, दो नए मॉलिक्यूल बन गए। अब आप देखें कि इसमें ये A है, ये B है, AB, इसी तरह ये A है और ये B, तो इसको क्या कहेंगे, AB। तो ये सारी बात मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए की है कि एक तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए एनर्जी चाहिए, प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी है उससे भी ज़्यादा, और दूसरा ओरिएंटेशन चाहिए प्रॉपर, ताकि वो प्रीवियस बॉन्ड को ब्रेक कर सकें। और ये सारी डिटेल आपके साथ मैंने अभी शेयर की है। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं। अब जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ना, इसको मैं कंपेयर करता हूँ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले एक्सो के आप खुद ही बनाएंगे पॉइंट्स इंशाल्लाह, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपको पता है कि इसमें रिएक्टेंट्स लो एनर्जी स्टेट में होते हैं, थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जो प्रोडक्ट हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में होने की वजह से लेस स्टेबल होते हैं। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, इधर मैंने रखी है इनकी इंथैल्पी, हीट कंटेंट्स, यहाँ लिख दिया जी रिएक्टेंट्स को, इधर लिख दिया प्रोडक्ट्स को। इनके दरमियान कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा एक बैरियर होता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान जो बैरियर है ना, ये शो कर रहा होता है कि ये रिएक्टेंट्स पहले अपने प्रीवियस बॉन्ड ब्रेक करें या ब्रेक करना शुरू करें, फिर न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। अच्छा, अब ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट, और ये जो ऊपर हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में है ना, इसको हम कह रहे थे कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। आप इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह लें या फिर ट्रांजिशन स्टेट कह लें, एक ही बात है। बच्चों, अब अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता तो ये जो रिएक्टेंट्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ले जा रही है, या रिएक्टेंट्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, इट विल बी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड स्टेप, और जो प्रोडक्ट को वापस लाने के लिए चाहिए दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिवर्स स्टेप। ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा, अब आपने ये बताना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में, पॉइंट्स में खुद लिखता हूँ, बताना आपने है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में कौन सी एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेशन की, फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड ज़्यादा है। तो इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिवर्स। नंबर 2। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान ये वाला डिफरेंस है ना, ये इसे कहते होते थे डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज, एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि एंडोथर्मिक है, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, कितनी हीट अब्जॉर्ब हो रही है वो डेल्टा एच है। तो बताएं
कि एंडोथर्मिक में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ग्रेटर होती है या डेल्टा एच ग्रेटर होती है। कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भी प्लस है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये भी प्लस है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अब देखें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड स्टेप ग्रेटर है और इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच कम है। सो इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड स्टेप की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमेशा डेल्टा एच से इंथैल्पी चेंज से ज़्यादा होगी। नंबर 3 बेटा तीसरा आपने ये, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह आपसे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछे जाएंगे तो तब आप देखेंगे कि आप कितना कंफर्टेबल फील करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, अब आपने अगर डेल्टा एच कैलकुलेट करना हो ना कि इस रिएक्शन में कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड स्टेप एंड यानी डिफरेंस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिवर्स स्टेप। सो इंथैल्पी चेंज इज़ द डिफरेंस ऑफ फॉरवर्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड रिवर्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये इन दोनों का डिफरेंस होता है। अब आप मुझे बताएं ये डेल्टा एच प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस आना चाहिए ना, देखें क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड स्टेप की ज़्यादा है और रिवर्स की कम है। जब आप बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो डेल्टा एच का साइन प्लस आएगा। मैं लिख देता हूँ, यानी आपने लिखा डेल्टा एच इज़ मोर माइनस स्मॉल, हैंस इट शुड बी पॉजिटिव, ये प्लस आएगा। ठीक बच्चों, तो ये अभी मैंने आपको थोड़ा सा एंडोथर्मिक रिएक्शन पे अप्लाई करके दिखाया, आप एक्सो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो स्लोअर होते हैं आमतौर पे क्योंकि उनके रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल, वो अपनी स्टेबल स्टेट को छोड़ के आगे नहीं जाना चाहते, इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन मोस्ट ऑफ देम आर स्लो एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, फ्यू ऑफ देम कैन बी स्पॉन्टेनियस, कुछ फास्ट और स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं लेकिन मोस्टली क्या होंगे, स्लो होंगे और नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, बिकॉज रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल, प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल। ठीक है, बात हमारी चल रही है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की। अब ये बात चल पड़ी है तो बहुत दूर तक जाएगी चलें इसको वाइंड अप करते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मैंने एंडो के लिए ग्राफ आपको बना के दिखाया था, बेटा एक्सो में बताएं थोड़ा सा एक चेंज जो आएगा कि रिएक्टेंट्स आ जाएंगे ऊपर हाई एनर्जी स्टेट में क्योंकि वो लेस स्टेबल होते हैं, ये रिएक्टेंट्स आ गए और नीचे प्रोडक्ट्स आ गए। बेटा इसमें अगेन इधर मैंने इंथैल्पी रखी है और एक्स एक्सिस पे पाथ ऑफ रिएक्शन है, रूट ऑफ रिएक्शन कह लें, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कह लें। अच्छा, अब जो रिएक्टेंट्स हैं हाई एनर्जी स्टेट में होने की वजह से दे आर लेस स्टेबल और जो प्रोडक्ट्स नीचे हैं दे आर मोर स्टेबल। ठीक है, एनर्जी बैरियर उसी तरह ये बीच में। अब आप बताएं कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक था, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा होगी? नहीं ना हो सकती क्योंकि रिएक्टेंट्स पहले ही हाई एनर्जी स्टेट में हैं, इसलिए जो फॉरवर्ड की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो कम है। ये वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था और जो रिवर्स की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो यहाँ बना देते हैं, रिवर्स की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो ज़्यादा, इसलिए आप यूँ कह लें कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड तो जाना चाहते हैं, रिवर्स इजीली नहीं जाते, यानी ये रिएक्शन फास्ट होते हैं आमतौर पे, स्पॉन्टेनियस होते हैं। बाकी बातें आप उसमें कैलकुलेट पहले भी कर चुके हैं, फिर बता देता हूँ। बेटा डेल्टा एच हमने कहा था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड स्टेप माइनस रिवर्स है, तो इसमें फॉरवर्ड की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है और रिवर्स की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है, तो जब छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो डेल्टा एच नेगेटिव आता होता है। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। बेटा ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की सारी बात हम कर रहे हैं ना, इसकी कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सिलेबस में है तो उससे रिलेटेड आर्हीनियस इक्वेशन भी सिलेबस में है। बट इसकी दो फॉर्म्स हैं आर्हीनियस इक्वेशन जो है उसकी दो फॉर्म्स हैं और यूज़ किस लिए करते हैं? नंबर 1, दिस इक्वेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर एनी रिएक्शन, एंड नंबर 2, दिस आर्हीनियस इक्वेशन कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मैं आपको दोनों इफेक्ट्स बताता हूँ। अच्छा, दो फॉर्म्स हैं बट एक तो इसकी ये फॉर्म है k इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पर माइनस ई ए ओवर आर टी। यहाँ k रेट कांस्टेंट है, a आर्हीनियस कांस्टेंट है, e
बेस ऑफ नेचुरल लॉग है और ये उसका एक्सपोनेंट है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जनरल गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। जो ए है ना, ये आर्हीनियस कांस्टेंट बताता क्या, ये मैंने लिखना था यहाँ। बट जो आर्हीनियस कांस्टेंट है ये आपको बताता है नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड, यानी यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, यानी ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। जो ए है ये आर्हीनियस कांस्टेंट तो है ही है, इसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कोलिजन्स पर सेकेंड। दूसरी फॉर्म जो थी, जब आपने इसको सारे डेरिवेशन तो आपसे पूछी भी नहीं ना जानी, बट जब आपने इसको लॉग लिया था, नेचुरल लॉग लिया, फिर उसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया, नेचुरल लॉग ई इज़ इक्वल टू 1, कॉमन लॉग 10 इज़ इक्वल टू 1 एंड नेचुरल लॉग इज़ इक्वल टू 2.303 कॉमन लॉग, ये सारी बातें उसमें यूज़ हुई थी। तो वो जो सेकंड फॉर्म आ गई थी ये सारा कुछ अप्लाई करके, वो थी इस तरह से कि लॉग के इज़ इक्वल टू, अच्छा माइंड में रखें कि ये मैं ना फास्ट पेस पे आपके रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में और स्लो वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मोस्टली चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। बट ये एक तरह का आपका रिवीजन है, एक रिव्यू है, गो थ्रू है, तो इसको उसी तरह लीजिएगा। नहीं तो आपको पता है नॉलेज तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हाजिर रहना चाहिए कि दिल करता है कि हर चीज़ बंदा बताता जाए, लेकिन ज़ाहिर है टाइम कम होता है तो थोड़ा सा उसको ब्रीफ और फास्ट पेस पे करने की कोशिश की जा रही है। नहीं बच्चों, अब इसमें जो सेकंड फॉर्म आई थी दैट वाज लॉग के इज़ इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। इसका लॉग लेके रीअरेंज करके ये एक्सप्रेशन आ गया था। अब इसको हमने यूज़ किया था अकॉर्डिंग टू लीनियर लाइन इक्वेशन ग्राफ बनाने के लिए। ये पैरामीटर है y, ये जो है t के अलावा ये है माइनस m, और जो 1/t है ये है x, और जो log a है ये है c। अब इसको समझें ज़रा, बड़ा जो y होता है ना, इट इज़ दैट पैरामीटर विच इज़ टेकन ऑन y एक्सिस। ग्राफ बनाते हुए जो y एक्सिस पर रखा जाएगा वो log k, उसको मैंने y लिख दिया। अच्छा, जो ग्राफ हम बनाएंगे उसमें जो कर्व या लाइन आएगी उसकी जो स्लोप होती है उसको m कहा गया। m स्लोप ऑफ द लाइन होती है, ये स्लोप ऑफ द कर्व होती है। माइनस मुझे इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ भी माइनस था, सो स्लोप नेगेटिव होगी, यानी ये लाइन राइजिंग नहीं होगी, फॉलिंग होगी, या कर्व राइजिंग नहीं फॉलिंग आना चाहिए। अच्छा, अब 1/t x है, पैरामीटर टेकन ऑन x एक्सिस, और जो log a है ये c इंटरसेप्ट है। ये ग्राफ में बताता हूँ ये क्या होता है। बट इसमें जब मैंने ग्राफ बनाया था ना तो यूँ किया था, एट x एक्सिस उसी इक्वेशन को सामने रखते हुए हमने लिख दिया था 1/t, एट y एक्सिस हमने लिख दिया था log k, और इस तरह की एक फॉलिंग लाइन आ गई थी जिसकी स्लोप थी माइनस, ये वाला पूरा जो इंसर्कल्ड पोर्शन है ये माइनस m स्लोप है, माइनस ई ए ओवर 2.303 आर। टी नहीं लिखना, टी 1/t हम नीचे लिख चुके हैं। बट ये जो है ना, ये जहाँ ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको अगर आप ओरिजिन से लेके ओवरऑल देखें तो ये इंडिकेट कर रहा है उसका इंटरसेप्ट, इसको log a कहा जा सकता है। अच्छा, ये बताएं कि ये ना आपके 4 पॉइंट्स जो MCQs की फॉर्म में आने हैं, वो बताने लगूँ ज़रा अटेंटिव हों। बट वो ये हैं, नंबर 1 कि इस इक्वेशन को देखें। अच्छा, कुछ लोग ना, यहाँ एक मैं ज़रा कंट्राडिक्शन क्लियर कर दूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रेट ऑफ रिएक्शन के साथ या टेम्परेचर को रेट ऑफ रिएक्शन के साथ आर्हीनियस इक्वेशन में कंपेयर नहीं कर सकते, और वो उसका आर्गुमेंट क्या देते हैं, बट वो ये कहते हैं कि ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और टी है ना, ये तो ई का एक्सपोनेंट है, के कोएफिशिएंट है, और ये एक्सपोनेंट है, तो आप कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। बट इस फॉर्म में तो ज़ाहिर कंपैरिजन मुश्किल है, लेकिन जब आपने उसका लॉग लेके उसको एक्सपोनेंट को कोएफिशिएंट बना दिया जैसे यहाँ बना हुआ है, अब ये कंपेयर किया जा सकता है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि के को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या टेम्परेचर से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक्सपोनेंट में था, बट कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि ये लॉग की एक टर्म है। जब लॉग लेते हैं तो एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट बन जाते हैं। बताना आपने ये है कि के का और टी का क्या रिलेशन है। हमें लग रहा है इन्वर्स रिलेशन, लेकिन अब देखिए ये नेगेटिव साइन है,
नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि के का, अब जब के को ना रेट ऑफ रिएक्शन समझना, के का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन, पहला पॉइंट ये आ गया कि के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। नंबर 2 बेटा सेकंड ये है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और के का लग रहा है डायरेक्ट है, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब जब हम इसको प्लस करूँगा तो इन्वर्ट हो जाएगा ना, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नीचे आ जाएगी। बेटा के का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से इन्वर्स रिलेशन है, सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इन्वर्स रिलेशन है। मतलब यह है कि जिस रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होगी, जिसका बैरियर बड़ा होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं अगर एक फास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन रैपिड हो रहा है, बट अगर एक फास्ट रिएक्शन है तो उसका रेट लार्ज, के लार्ज, हाफ लाइफ। सोचें फास्ट रिएक्शन को हाफ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा तो उसकी हाफ लाइफ स्मॉल आएगी। सो फॉर अ फास्ट रिएक्शन के लार्ज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन लार्ज होता है, लेकिन हाफ लाइफ स्मॉल होती है। इसी तरह स्लो का आप बता सकते थे। ले बच्चों ये पहला पॉइंट हो गया कि हमें आर्हेनियस इक्वेशन से टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पता चलता है, और दूसरा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिलेट किया जा सकता है। नंबर 2 आगे जो आपसे पूछा जाता है ना वो है जी कि जो लाइन आई है इसकी स्लोप से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है फ्रॉम वेयर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैन बी कैलकुलेटेड इन ग्राफिकल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, तो दैट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्लोप ऑफ दैट लाइन। सो ये आ जाएगा जी, कंटिन्यूटी में लिखेंगे तो थर्ड पॉइंट टू कैलकुलेट ई ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बड़ा उसमें ये लिखेंगे कि हमें पता है स्लोप नेगेटिव ई ए ओवर 2.303 आर है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसके इक्वल आएगी, हर चीज़ उधर ले जाए दूसरी तरफ, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन माइनस भी इधर आ जाएगा, विल बी नेगेटिव स्लोप इनटू 2.303 आर। ये नंबर 4 बड़ा फोर्थ आपसे ये पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, पूछा भी जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा वो ये होगा कि यूनिट्स ऑफ स्लोप क्या होते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन में जो लाइन की स्लोप आती है उसके यूनिट्स क्या होते हैं। बड़ा इस स्लोप का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, मैं फिर लिख देता हूँ। इसमें यूनिट पुट करके देख लेते हैं क्या आएगा, माइनस ई ए ओवर 2.303 आर। अब यूनिट्स तो इन दो पैरामीटर्स के होने हैं, ये जो मैथमेटिकल नंबर है ना 2.303, इसका तो यूनिट होना नहीं। अब आप यूनिट्स पुट करें तो आपके पास आ जाएगा स्लोप इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का छोटा यूनिट है जूल पर मोल, बड़ा यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। तो आर का जो ऐसे यूनिट था बेटा वो था जूल पर मोल पर केल्विन, ऊपर जूल पर मोल है और नीचे जूल पर मोल पर केल्विन है। तो अब देखेंगे जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, पर मोल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो पर केल्विन नीचे बचा हुआ है ऊपर आके हो जाना था केल्विन। सो स्लोप का यूनिट क्या आ गया, स्लोप इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ केल्विन। ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट्स है ना, ये एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह। जब भी आपसे पूछे जाएंगे आप बड़ा कंफर्टेबली इनको आंसर कर सकेंगे। नंबर 5 बड़ा पांचवा पॉइंट आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है, उसके ग्राफ से रिलेटेड। वो ये है जी, ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप ये नेगेटिव क्यों आई है, माइनस क्यों आई है, उसके लिए ना हम कहते हैं ये नंबर 5 है, वाई स्लोप इज नेगेटिव। बट उसके लिए हम ये कहते हैं कि जो स्लोप है ना वो असल में tan थीटा होती है, और इस लाइन को अगर मैं फर्दर एक्स्ट्रापोलेट करूँ, आगे ले जाऊँ, एक्सटेंड करूँ, तो इसका जो एंगल है ना यहाँ तक 90 था, ये 90 से ज़्यादा है। सो दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो 90 से ज़्यादा बना रही है। अच्छा अगर 90 से ग्रेटर एंगल हो, वाई स्लोप इज नेगेटिव, तो उसमें दो पॉइंट्स लिख देता हूँ कि स्लोप इज tan थीटा, थीटा ग्रेटर देन 90 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 90 आर नेगेटिव। हर टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो 90 से ग्रेटर है वो माइनस में ही आती है।
सो दिस लाइन विल बी विद नेगेटिव स्लोप। नंबर 6 में आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो लाइन है ये कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई कर रही है। ये है जी ये मैंने बना दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया और ये फोर्थ आ गया। तो बताएं ये लाइन किन दो क्वाड्रेंट्स में लाई कर रही है, सेकंड एंड फोर्थ। ये 6 पॉइंट होगा। लाइन इज लाइंग, झूठ नहीं बोल रही, मतलब पढ़ी हुई है, ये वो वाला लाई है। लाइन इज लाइंग इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, कोऑर्डिनेट्स। चलिए इसके स्पेलिंग आप खुद ही देख लीजिएगा। ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है जी। ठीक है, तो ये था आपके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आर्हेनियस इक्वेशन टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और उसके मेन सारे पॉइंट्स। फिर भी इन केस आपने रिएक्शन काइनेटिक्स में किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन अभी भी है, पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला लेक्चर हमारा आने है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बहुत ज़्यादा बच्चे डिमांड कर रहे हैं, कोई फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन काइनेटिक्स में तो आपने काफ़ी डिटेल बता दी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी इश्यूज़ हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो ख़ास तौर पे गर्ल्स के लिए ज़रा टेक्निकल चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं, कैलकुलेशन वगैरह जो थोड़ा सा ट्रिकी होती हैं। बॉयज़ में भी इशू आता है, गर्ल्स में थोड़ा ज़्यादा इशू आता है कि कैलकुलेशन से उनकी जान जाती है। बट ये जो कैलकुलेशंस आएंगी, ईएमएफ कैलकुलेट करना, सेल वोल्टेज कैलकुलेट करना, सेल पोटेंशियल कैसे पता चलता है, प्लस माइनस कैसे होता है, एनोड पे कौन जाता है, कैथोड, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। दैट विल बी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, उनको दुआओं में याद रखिएगा। और बेटा जो भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली में और बच्चे ये एंटी टेस्ट की तैयारी करें, उनके साथ भी ये शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, चलें, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।